दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हमारा देश इतना बदल चुका है। हम सब ने बचपन से लेकर अब तक एक बात बार बार सुनी है और शायद उस पर यकीन भी किया है कि अगर दुनिया में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह जमीन या तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होगा। यह बात डराने वाली जरूर है, लेकिन क्या आपने कभी इस पहलू पर गौर किया है कि जब पूरी दुनिया इस खौफ के साए में जी रही होगी कि अपनी प्यास कैसे बुझाई जाए, तब हमारा प्यारा भारत चुपचाप एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुका होगा जो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आने देगा। जरा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए उस मंजर के बारे में सोचिए। राजस्थान का वह तपता हुआ रेगिस्तान, जहां की रेत पर नंगे पैर रखना तो दूर, जूतों के साथ चलना भी मुश्किल होता था, जहां मीलों दूर तक इंसान को सिर्फ कांटे और कैक्टस ही नजर आते थे। अगर आज वहां गन्ने के खेत लहलहा रहे हैं और चावल जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों की खेती हो रही है, तो यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह भारत के उन इंजीनियरों का लोहा है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आप इमेजिन कीजिए कि बिहार और असम की वो नदियां जो हर साल मानसून आते ही रौद्र रूप धारण कर लेती थीं और लाखों लोगों के घरों को तिनके की तरह बहा ले जाती थीं, जो कल तक सिर्फ बर्बादी और खौफ का दूसरा नाम थीं, आज वही नदियां एकदम शांत होकर बह रही हैं और उनका वह फालतू पानी जो पहले तबाही मचाता था, अब चुपचाप पाइपलाइनों और नहरों के जरिए उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां लोगों ने दशकों से अपने नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं देखी थी। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट या ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि यह भारत का वह मैसिव रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसे आज के दौर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। भारत बहुत ही खामोशी से और बिना शोर मचाए एक ऐसी नीली क्रांति की नींव रख रहा है जिसे देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी यह सोचकर हैरान है कि भारत इतना बड़ा और महंगा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। इस महाविशाल प्लान के तहत भारत की 60 से ज्यादा बड़ी और छोटी नदियों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। इस काम में इतना कंक्रीट और लोहा इस्तेमाल होने वाला है कि आप उससे हजारों की तादाद में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर सकते हैं। और इसका बजट, यकीन मानिए दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा इस पर खर्च हो रहा है कि उस रकम में दुनिया के कई छोटे छोटे देश खरीदे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुदरत के बनाए रास्तों को बदलना इतना आसान है, और क्या हम नदियों का रास्ता मोड़कर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश बना देगा, जबकि कुछ को डर है कि यह जंगलों और बेजुबान जानवरों के लिए एक मौत का फरमान साबित हो सकता है। आज हम इस मेगा प्लान की हर उस परत को खोलेंगे जिसे अब तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया था। क्या भारत वाकई दुनिया का वाटर किंग बनने वाला है, या हम किसी बड़े खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? यह जानना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। हम यह भी जानेंगे कि क्या वाकई भारत के पास वह एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो चीन और जापान को भी पीछे छोड़ देगी। क्या हमारे देश के इंजीनियरों ने वह कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश अपनी तमाम दौलत के बावजूद सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पानी की वजह से शुरू होने वाला तीसरा विश्व युद्ध भारत के इस एक कदम से रुक जाएगा। भारत की इस गजब की ताकत और हमारे देश के उन होनहार इंजीनियरों के जज्बे को समझने के लिए हमें इस पूरे मामले की गहराई में उतरना होगा। दोस्तों, भारत की धरती अपने आप में एक बहुत ही अजीब और पेचीदा पहेली की तरह है। हमारे पास एक तरफ वो नदियां हैं जिनमें इतना पानी बहता है कि वह आधे देश को डुबो सकती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे सूखे इलाके हैं जहां की जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और वहां की धरती प्यास से फट चुकी है। ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी विशाल नदियां जब मानसून के वक्त उफान पर आती हैं, तो तबाही का वह मंजर दिखता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों बेजुबान जानवर मर जाते हैं और देश का अरबों खरबों रुपया पानी में बह जाता है। लेकिन इसी देश के दूसरे कोने में बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाके हैं जहां किसान सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी फसल सींचने के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं होता। आप सोचिए कि एक ही देश में एक ही वक्त पर एक तरफ लोग पानी में डूबकर मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग प्यास से मर रहे हैं।
कुदरत की इसी नाइंसाफी को खत्म करने और इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल करने का नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका बहुत ही सीधा और सरल मतलब है कि जहां पानी जरूरत से ज्यादा है यानी सरप्लस है, उसे वहां से उठाकर विशालकाय पाइपों और पक्की नहरों के जरिए वहां ले जाओ जहां पानी कम है या सूखा पड़ा है। यह सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की छत पर रखी एक टंकी भर गई तो हमने पाइप लगाकर दूसरी खाली टंकी में पानी डाल दिया। लेकिन जब इसे पूरे भारत के विशाल भौगोलिक स्तर पर सोचा जाता है तो यह दुनिया का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। हमारा पड़ोसी चीन जैसा चालाक देश हमेशा इसी बात का फायदा उठाता आया है। वह तिब्बत में बड़े बड़े बांध बनाकर भारत की तरफ आने वाले पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हमें डराता रहता है। उसे लगता है कि वह भारत की प्यास का सौदा कर सकता है और हमें ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन भारत ने अब जो रास्ता चुना है वह चीन की हर चाल को नाकाम कर देगा। जब हमारी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो हमारे पास पानी का अपना एक ऐसा जाल होगा कि हम किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं आएंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है हिमालयन कंपोनेंट। यह इस पूरे मिशन का सबसे खतरनाक और मुश्किल हिस्सा है। इसमें हिमालय की ऊंचाइयों से निकलने वाली नदियों के पानी को जोड़कर नीचे दक्षिण भारत की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके लिए हमें बड़े बड़े पहाड़ों को काटना होगा और ऐसी लंबी सुरंगें बनानी होंगी जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों को भी चुनौती देंगी। दुनिया के बड़े बड़े नामी इंजीनियर इस प्लान को देखकर कहते हैं कि भारत के लोग पागल हैं और यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हिमालय की चट्टानें बहुत कच्ची हैं। लेकिन हमारे इंजीनियरों ने बार बार यह साबित कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा और विकास की आती है तो भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चीन और जापान जो अपनी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी पर इतना इतराते हैं, वो आज भारत के इस बुलंद हौसले को देखकर थर थर कांप रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का दूसरा अहम हिस्सा है पेनिनसुलर कंपोनेंट, जिसमें दक्षिण भारत की महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को एक चैन की तरह आपस में जोड़ा जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि अगर गोदावरी नदी में बाढ़ आएगी तो उस फालतू पानी को समुद्र में व्यर्थ बहने देने के बजाय कृष्णा नदी में भेज दिया जाएगा। वहां से वह पानी तमिलनाडु के उन सुदूर खेतों तक पहुंचेगा जो सदियों से सूखे पड़े हैं और जहां किसान आसमान की तरफ देखते रहते हैं। यह सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, बल्कि यह भारत के भूगोल को अपनी मर्जी और अपनी जरूरतों के हिसाब से दोबारा लिखने की ताकत है। अमेरिका और यूरोप के देश अपनी नदियों को कंट्रोल करने के लिए तरसते रहे, लेकिन भारत ने वह बीड़ा उठाया है जो आज तक किसी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। इसमें जो बेहिसाब पैसा और मेहनत लग रही है वह आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना देगी। हम अब सिर्फ नदियों की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इस तरह संभाल रहे हैं और संजो रहे हैं कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान बन सकें। अब बात करते हैं उस असली एक्शन की जो कागजों और फाइलों से निकलकर जमीन पर शुरू हो चुका है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का वह बुंदेलखंड इलाका, जहां की मिट्टी पानी के बिना पत्थर जैसी सख्त हो गई थी और जहां से लोग पलायन करने को मजबूर थे, आज वहां उम्मीद की एक नई किरण जगी है। करीब 44,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का यह प्रोजेक्ट भारत की उस मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है जो कहती है कि हम अब और इंतजार नहीं करेंगे। यहां एक 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जा रही है। जरा सोचिए, 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नहर का निर्माण करना कोई मामूली बात नहीं है। इससे 10 लाख हेक्टेयर सूखी जमीन पर फिर से हरियाली आएगी और 60 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। विदेशी मीडिया जो हमेशा भारत की गरीबी और लाचारी की तस्वीरें दिखाता था, आज वह इन नहरों की लंबाई और चौड़ाई देखकर दंग है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के पास इतना पैसा और इतनी गजब की तकनीक अचानक आई कहां से। भारत का यह बढ़ता हुआ कदम चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। चीन हमेशा से पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने अंदरूनी जलमार्गों को मजबूत करके यह साफ कर दिया है कि हम अब किसी के मोहताज नहीं हैं। जब हमारे खेत लहलहाएंगे और हमारी इंडस्ट्री को भरपूर पानी मिलेगा तो भारत की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से बढ़ेगी कि अमेरिका भी पीछे छूट जाएगा। हम सिर्फ नदियों को जोड़ नहीं रहे, बल्कि हम भारत के टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए समाज को जोड़ रहे हैं। जो लोग कहते थे कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, उन्हें इन नहरों में बहता कलकल पानी एक करारा जवाब देगा।
यह पानी सिर्फ फसलों को जिंदा रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत की उस रफ्तार के लिए ईंधन है जो हमें विश्व गुरु की गद्दी तक ले जाएगी। अगर आपको अब भी लगता है कि नहरों से क्या ही फर्क पड़ता है, तो आपको राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की दास्तान जरूर जाननी चाहिए। ये वो मिसाल है जिसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर हिंदुस्तानी कुछ ठान लें तो वह रेगिस्तान का सीना चीर कर भी पानी निकाल सकते हैं। एक समय था जब जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सरहदी जिलों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे और कोसों दूर से मटके में पानी लाते थे। वहां सिर्फ दूर दूर तक रेत के टीले उड़ते थे। लेकिन आज उस तपते रेगिस्तान में गेहूं, सरसों और कपास की फसलें उग रही हैं और वहां की आर्थिकी बदल गई है। यह कैसे हुआ? यह उसी सोच और विजन का नतीजा था जो आज पूरे भारत की नदियों को जोड़ने की बात कर रही है। जब एक अकेली नहर राजस्थान जैसे बंजर इलाके की किस्मत बदल सकती है, तो जरा सोचिए, जब पूरा भारत नदियों के एक विशाल जाल से जुड़ जाएगा तो क्या नजारा होगा। तब भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां हरियाली ना हो और जहां का किसान खुशहाल ना हो। यही विजन आज भारत की सरकार और हमारे वैज्ञानिकों के पास है। हम सिर्फ पुरानी बातों पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, बल्कि नई और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट माना जाता है। यहां पानी को नीचे से ऊपर की तरफ विशालकाय मोटरों से पंप किया जाता है। विदेशी कंपनियां सोचती थीं कि भारत को यह टेक्नोलॉजी उनसे खरीदनी पड़ेगी और वे मुंह मांगी कीमत वसूलेंगे। लेकिन हमारे इंजीनियरों ने खुद के बाहुबली पंप्स तैयार किए जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। यह पंप इतना पानी एक बार में उठा सकते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाएं। आज चीन और जापान के एक्सपर्ट्स भारत आकर यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यह सब कैसे किया। यह है नए भारत की असली पहचान। हम अब हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले देश बन चुके हैं। लेकिन हर बड़े काम में कुछ रुकावटें और चुनौतियां भी आती हैं। कुछ पर्यावरणविद कहते हैं कि जब हम नदियों का रास्ता बदलते हैं तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट में पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जिससे बाघों के आवास पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण के नाम पर कई विदेशी संस्थाएं और एनजीओ भारत के इन प्रोजेक्ट्स को रोकने की और इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। क्या हम उन लाखों लोगों की प्यास और भूख को नजरअंदाज कर दें जो हर साल पानी की कमी से जूझते हैं? क्या उन किसानों की मौत का कोई हिसाब नहीं है जो सूखे की वजह से कर्ज में डूबकर अपनी जान दे देते हैं? भारत आज विकास और पर्यावरण के बीच वह संतुलन बना रहा है जहां तरक्की भी होगी और जंगल भी बचेंगे। हम जानते हैं कि नदियां हमारी मां हैं और हमारी संस्कृति में नदियों को पूजा जाता है, इसलिए हम अपनी मां का अहित कभी नहीं करेंगे। जो विदेशी ताकतें आज हमें पर्यावरण का ज्ञान दे रही हैं, उन्होंने खुद अपने विकास के द्वार में प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज जब भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उन्हें पर्यावरण की चिंता सता रही है। यह सब भारत की रफ्तार को रोकने की एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिसे हमें पहचानना होगा। एक और बड़ी चुनौती हमारे सामने राजनीति की है। भारत में पानी को लेकर राज्यों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। कावेरी जल विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां दो राज्य आमने सामने आ जाते हैं। कोई भी राज्य अपना पानी दूसरे को नहीं देना चाहता, लेकिन अब समय आ गया है कि हम मेरा राज्य और तेरा राज्य की छोटी सोच छोड़कर मेरा भारत के बारे में सोचें। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक बाहरी ताकतें हमारा फायदा उठाती रहेंगी। हमें समझना होगा कि अगर तमिलनाडु का खेत सूखेगा तो उसका असर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ेगा। अगर बिहार में बाढ़ आएगी तो उसका बोझ टैक्स के रूप में पूरे देश को उठाना पड़ेगा। इसीलिए नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सिर्फ चंद इंजीनियरों या सरकार का काम नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि वह इस सोच का समर्थन करें और पानी की कीमत समझे। हमें उस हाइब्रिड मॉडल की जरूरत है जहां बड़ी नहरें भी हों और साथ ही हर गांव के पास अपना छोटा सा तालाब और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी हो, ताकि हम पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना करें। दोस्तों, आने वाले 20 से 30 सालों में भारत का चेहरा आज से बिल्कुल अलग होगा। जब आप सैटेलाइट से या आसमान से भारत को देखेंगे तो आपको सूखी जमीन नहीं, बल्कि नीली लकीरों का एक ऐसा शानदार और विशाल जाल दिखेगा जो इस देश की धमनियों की तरह काम करेगा और हर कोने तक जीवन पहुंचाएगा। यह वो भारत होगा जो दुनिया को बताएगा कि संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है,
यह भारत के सुनहरे भविष्य की वो इमारत है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। क्या हम तैयार हैं उस दौर के लिए जब भारत दुनिया का वाटर सुपर पावर कहलाएगा? यकीनन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, रास्ते कठिन हैं, लेकिन जिस देश ने मंगल पर पहले ही प्रयास में झंडा गाड़ दिया हो, उसके लिए अपनी ही धरती पर नदियों को जोड़ना नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। आपका इस महाप्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट भारत की तकदीर बदल देगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, चाहे आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी राय बहुत मायने रखती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, ताकि हर भारतीय को इस विशाल बदलाव का पता चल सके। जय हिंद।